हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्कॉलियोसिस क्या है देखेंगे। डेफिनेशन: स्कॉलियोसिस इज द लेटरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन इन द अपराइट पोजीशन इन द कोरोनल प्लेन। जो स्पाइन इस तरह का होता है, जब इस तरह लेटरल कर्व आ जाता है इस स्पाइन में, इसे हम लोग स्कॉलियोसिस कहते हैं। लेटरल कर्व ग्रेटर देन 10 डिग्री और ये कर्व ग्रेटर देन 10 डिग्री होता है। इट कैन बी S और C कर्व। दिस इज नॉर्मल कर्व। अगर ये कर्व इस तरह से हो जाए तो इसे हम लोग C कर्व कहते हैं, और अगर ये कर्व इस तरह से हो जाए तो इसे हम लोग S कर्व कहते हैं। इसे C कर्व कहते हैं और इसे S कर्व कहते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये लेटरल कर्वेचर है। ये स्पाइन का लेटरल कर्वेचर है, और बिकॉज ऑफ दिस स्कोलियोसिस देयर विल बी अनइवन शोल्डर एंड ऑल्सो अनइवन हिप। स्कोलियोसिस के कारण मसल कंपेंसेट करने के लिए देयर इज एन अनइवन शोल्डर एंड ऑल्सो अनइवन हिप। स्कॉलियोसिस के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? फर्स्ट कॉज इज रॉन्ग सिटिंग पोस्चर, गलत बैठने का पोस्चर। अगर आपका बैठने का तरीका सही नहीं है या आप रेगुलरली गलत पोस्चर में बैठते हैं तो स्पाइन पर प्रेशर पड़ सकता है और स्कॉलियोसिस हो सकता है। ये हमारा फर्स्ट कॉज है। सेकेंड वन इज मसल इम्बैलेंस। फर्स्ट वन इज रॉन्ग सिटिंग पोस्चर, सेकेंड वन इज मसल इम्बैलेंस। कभी कभी अगर आपके मसल्स में बैलेंस नहीं है, मतलब कुछ मसल ज़्यादा एक्टिव है और कुछ कम एक्टिव है, तो ये भी स्पाइन को अफेक्ट कर सकता है और स्कॉलियोसिस हो सकता है। नेक्स्ट कॉज इज रिकेट्स। रिकेट्स एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज़ है जो विटामिन डी की कमी से होती है। ये बच्चों में बोन्स को अफेक्ट कर सकता है और स्पाइन को वीक कर सकता है, जिससे स्कोलियोसिस हो सकता है। पोलियोमाइलाइटिस। पोलियो वायरस स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करता है और मसल को वीक कर देता है। अगर स्पाइन मसल वीक हो जाए तो वो स्पाइन को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं और स्कॉलियोसिस हो सकता है। सेरिब्रल पाल्सी। सेरिब्रल पाल्सी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो बचपन में होता है और मूवमेंट को अफेक्ट कर सकता है। इससे स्पाइन के मसल पर भी असर पड़ जाता है और स्कॉलियोसिस हो सकता है। कॉजेस ऑफ द स्कॉलियोसिस कुड बी रॉन्ग सिटिंग पोस्चर, मसल imbalance, rickets, poliomyelitis, and cerebral palsy. In briefly, it occurs because of the muscle imbalance. जब मसल स्पाइन को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, जब स्पाइन में कोई डिफॉर्मिटी या कोई ट्रॉमा होने के कारण जब स्पाइन का स्ट्रक्चर अफेक्ट हो जाता है या फिर मसल वीक हो जाते हैं, तब स्कॉलियोसिस हो सकता है। नेक्स्ट वी विल सी टाइप्स. So there are two types of scoliosis. One is called as non-structural scoliosis and second one is structural scoliosis. Non-structural scoliosis क्या होता है? Curve are flexible and readily correctable with side bending. नॉन स्ट्रक्चरल स्कॉलियोसिस में स्पाइन का कर्वेचर टेम्पररी होता है और ये फ्लेक्सिबल होता है, मतलब कि साइड बेंडिंग करने पर आसानी से ठीक हो सकता है। अगर पेशेंट साइड बेंडिंग करे तो जो कर्व है वो ठीक हो जाएगा। इन नॉन स्ट्रक्चरल स्कॉलियोसिस सीन इन कंपेंसेटरी मैकेनिज्म टू द लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी, फिक्स्ड फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी ऑफ द हिप, कंपेंसेटरी स्कॉलियोसिस। सो नॉन स्ट्रक्चरल स्कॉलियोसिस में कंपेंसेटरी स्कॉलियोसिस होता है। कंपेंसेटरी स्कॉलियोसिस का मतलब होता है जब किसी की एक लेग की लेंथ दूसरी लेग से अलग हो या किसी की हिप में फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी हो, तो स्पाइन बेंड होकर उस डिस्क्रिपेंसी या डिफॉर्मिटी को कंपेंसेट करने की कोशिश करता है। इसे हम लोग कंपेंसेटरी स्कॉलियोसिस कहते हैं। जब एक पाँव दूसरे पाँव से लंबा हो किसी डिफॉर्मिटी के कारण, और या फिर हिप की फिक्स्ड फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी हो जाए,
तो इस डिस्क्रिपेंसी या डिफॉर्मिटी को कंपेंसेट करने की कोशिश में वो लैटरल कर्व ऑफ द स्पाइन हो सकता है। इसे हम लोग कंपेंसेटरी स्कोलियोसिस कहते हैं। लोकल इन्फ्लेमेशन और इरिटेशन ड्यू टू एक्यूट लंबार डिस्क डिजीज और प्रोलैप्स डिस्क, दिस इज कॉल्ड हैज शायटिक स्कोलियोसिस। शायटिक स्कोलियोसिस में अगर किसी को लोअर बैक में एक्यूट लंबार डिस्क डिजीज या प्रोलैप्स हो जाए तो लोकल इन्फ्लेमेशन या इरिटेशन स्पाइन को अफेक्ट करके टेम्पररी बेंड कर सकता है। इसे शायटिक स्कोलियोसिस कहते हैं। इस तरह से जो डिस्क होता है, इसका अगर डिस्क प्रोलैप्स हो जाए वर्टिब्रा में तो ये शायटिक स्कोलियोसिस रिजल्ट कर सकता है। ड्यू टू द पुअर पोस्चरल हैबिट दैट इज कॉल्ड एज पोस्चरल स्कोलियोसिस। कुछ लोगों में गलत पोस्चर की वजह से टेम्पररी स्पाइन कर्वेचर हो सकता है। ये पोस्चरल हैबिट की वजह से होता है और इसे हम लोग पोस्चरल स्कोलियोसिस कहते हैं। सो नॉन स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस में हमने 3 देखा। फर्स्ट वन इज कंपेंसेटरी स्कोलियोसिस, जो बिकॉज ऑफ द कंपेंसेशन के लिए होता है। मतलब अगर लिम लेंथ डिस्क्रिपेंसी हो लोअर लिम में और इफ सपोज हिप फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी हो जाए तो बिकॉज ऑफ दिस कंपेंसेशन की वजह से जो होता है, इसे हम लोग कंपेंसेटरी स्कोलियोसिस कहते हैं। नेक्स्ट वन इज शायटिक स्कोलियोसिस, जो बिकॉज ऑफ द डिस्क प्रोलैप्स के कारण हो सकता है। एंड पोस्चरल स्कोलियोसिस बिकॉज ऑफ द बैड पोस्चर। इन नॉन स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस हमने 3 तरह के देखे हैं। फर्स्ट वन इज कंपेंसेटरी, जो लिम लेंथ डिस्क्रिपेंसी या लोअर लिम में डिस्क्रिपेंसी होने के कारण हो सकता है, जब एक पाँव छोटा और दूसरा पाँव बड़ा होने के कारण। नेक्स्ट वन इज हिप फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी के कारण भी हो सकता है, जब हिप फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी हो जाती है किसी वजह से। नेक्स्ट वन इज शायटिक, इन विच डिस्क प्रोलैप्स के कारण हो सकता है। एंड थर्ड वन इज पोस्चरल, विच इज बिकॉज ऑफ द बैड पोस्चर। नेक्स्ट हम लोग स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस के बारे में जानेंगे। स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस में स्पाइन का कर्वेचर परमानेंट और नॉन फ्लेक्सिबल होता है, मतलब कि साइड बेंडिंग करने पर भी ये ठीक नहीं हो पाएगा। सो कर्व इज फिक्स्ड एंड इट इज नॉन फ्लेक्सिबल, फेल्स टू करेक्ट विथ अ साइड बेंडिंग। इसमें फर्स्ट वन जो है उसे हम लोग कंजेनाइटल स्कोलियोसिस कहते हैं। ये कंजेनाइटल मतलब जन्म से होने वाला स्कोलियोसिस होता है और ये सेगमेंटेशन में डिफेक्ट की वजह से होता है। इसमें स्पाइन के पार्ट्स का सही तौर पर डेवलपमेंट नहीं होने के कारण, जैसे लैटरल बार या हेमी वर्टिब्रे के कारण, दैट इज हाफ फॉर्म वर्टिब्रे के कारण हो सकता है। जब स्ट्रक्चर जो है स्पाइन का वही ठीक तरह से फॉर्म नहीं हुआ है, इसे हम लोग स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस कहते हैं। एंड फर्स्ट इज कंजेनाइटल, दैट इज प्रेजेंट सिंस बर्थ. It is due to the defect in the segmentation, which is usually due to the lateral bar or due to the defect in the formation, including hemivertebrae और double hemivertebrae. जब हाफ तरह से वर्टिब्रे फॉर्म हुआ होता है या पूरी तरह से नहीं फॉर्म हुआ होता है, इस कंडीशन में ये हो सकता है। नेक्स्ट वन इज पैरालिटिक स्कोलियोसिस. इट इज ड्यू टू द मसल इम्बैलेंस ऑन ईदर साइड ऑफ द ट्रंक, most commonly cause being the poliomyelitis. पैरालिटिक स्कोलियोसिस जो मसल इम्बैलेंस के कारण हो सकता है, दोनों ट्रंक की तरफ जब मसल इम्बैलेंस हो जाता है, कॉमनली विच इज सीन इन द पोलियोमाइलाइटिस। पोलियो से अफेक्टेड मसल स्पाइन को सही से सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, जिससे स्कोलियोसिस डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट वन इज इडियोपैथिक स्कोलियोसिस, विच मोस्ट कॉमनली सीन इन 75 to 90% ऑफ द पीपल है और इसका स्पेसिफिक कॉज क्लियर नहीं है। मार्फन सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जो कनेक्टिव टिश्यू को अफेक्ट करता है, इंक्लूडिंग द स्पाइन। नेक्स्ट इज स्पाइना बाइफिडा, इन विच इट इज़ अ बर्थ डिफेक्ट, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड के बोन्स प्रॉपरली डेवलप नहीं होते हैं और जिसके कारण स्कोलियोसिस हो सकता है। इडियोपैथिक स्कोलियोसिस एज के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में भी हो सकता है। फर्स्ट वन इज इन्फेंटाइल, बच्चों में 3 साल से छोटी उम्र में देखा गया है।
And second one is juvenile, which is seen in 4 to 10 years of an age. Next one is adult, teenagers. Clinical feature, asymptomatic, usually accidentally discovered. स्कॉलियोसिस के इनिशियल स्टेज में लोग अक्सर कोई सिम्टम महसूस नहीं करते हैं और ये अक्सर कोइंसिडेंस से ही पता चलता है, जैसे एक्सरे या रूटीन चेकअप में। विजिबल डिफॉर्मिटी, जब स्कॉलियोसिस बढ़ जाता है तो स्पाइन की कर्वेचर से बॉडी में विजिबल डिफॉर्मिटी या बेंड दिखाई देने लगता है, एस्पेशली बैक की तरफ। नेक्स्ट वन इज पेन इन द अडल्ट विथ लॉन्ग स्टैंडिंग डिफॉर्मिटी। अगर स्कॉलियोसिस लंबे समय तक रहता है और स्पाइन का कर्वेचर बढ़ जाता है तो अडल्ट में बैक पेन या डिस्कम्फर्ट हो सकता है। रिब हम्प इन द थोरेसिक में स्कॉलियोसिस होने पर एक तरफ की रिब में हम्प दिखाई देता है, इसे रिब हम्प कहते हैं। असिमेट्रिक प्रोमिनेंस ऑन वन हिप इन थोरैकोलम्बार कर्व, पीठ और कमर के बीच का हिस्सा, इस रीजन में स्कॉलियोसिस होने पर एक हिप का प्रोमिनेंस असिमेट्रिक हो सकता है, मतलब कि एक तरफ की हिप दूसरे से ज़्यादा दिखाई देती है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, आप स्कॉलियोसिस किस तरफ है कैसा पता कर सकते हैं। देखिए, ये हमारा इस तरह से कर्व हो गया है, जिस तरफ कॉन्वेक्स साइड है। सो मैं आपको पहले एक्सप्लेन करती हूँ कि कॉन्वेक्स या कॉन्केव और कॉन्वेक्स क्या होता है। इसे हम लोग, इस तरफ की जो साइड है इसे हम लोग कॉन्वेक्स कहते हैं, और अगर इस तरह से है इसे हम लोग कॉन्केव कहते हैं। ये जो हमारी साइड है इसे हम लोग कॉन्केव कहते हैं, और इस तरफ बाहर की तरफ जो आती है इसे हम लोग कॉन्वेक्स कहते हैं। अब ये आपको क्लियर हो चुका है, तो ये जानने के लिए देखिए, ये हमारा इस तरह से कर्व है। ये कर्व इस तरह से गया है, इसका मतलब है कि इसे हम लोग कॉन्वेक्स कहते हैं। हमारा है लेफ्ट साइड और ये हमारा है राइट साइड। जिस तरफ के साइड ये कॉन्वेक्स साइड होती है, उस तरफ के साइड से हम लोग स्कॉलियोसिस को नेम करते हैं। अगर ये इस तरह राइट साइड में है तो इसे हम लोग राइट स्कॉलियोसिस कहेंगे। अगर इस तरह से इस तरफ था तो विच मीन्स वी कैन से लेफ्ट स्कॉलियोसिस। अभी नेक्स्ट बात जो आपको ध्यान में रखनी है इज कॉन्वेक्स साइड की तरफ मसल्स वीक हो जाते हैं, मतलब इस तरफ से मसल वीक हो जाते हैं, एंड कॉन्केव साइड की तरफ मसल्स टाइट हो जाते हैं। जो कॉन्केव साइड है उस तरफ मसल टाइट हो जाते हैं और कॉन्वेक्स साइड की तरफ मसल वीक हो जाते हैं। इसका मतलब इस साइड में मसल वीक हो गए हैं। जिस तरफ मसल वीक हो गए हैं उस तरफ आपको मसल को स्ट्रेंथन करना होता है, और जिस तरफ मसल टाइट हो गए हैं उस तरफ मसल को आपको स्ट्रेच करना पड़ता है। सो इस तरफ से आपको स्ट्रेच करना है और इस तरफ से आपको मसल को स्ट्रेंथन करना है। Convex side muscle get weakened and concave side muscle get tight. So concave side में मसल टाइट हो जाता है। अगर इस तरह से हमारा ये कर्व है, सो ये कर्व अगर राइट तरफ है, मतलब कॉन्वेक्स साइड अगर राइट तरफ है तो हम लोग इसे राइट स्कॉलियोसिस कह सकते हैं। सेम वे अगर कॉन्वेक्स साइड लेफ्ट तरफ है, देखिए अगर कॉन्वेक्स साइड लेफ्ट तरफ है तो हम लोग इसे लेफ्ट स्कॉलियोसिस कह सकते हैं। पर इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कॉन्वेक्स साइड बोथ तरफ है, राइट साइड की तरफ और लेफ्ट साइड की तरफ। सो हम लोग कह सकते हैं कि अपर बैक में ये लेफ्ट स्कॉलियोसिस है और लोअर बैक में है राइट स्कॉलियोसिस है। नेक्स्ट जो बात इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इस तरह से ये जो हमारा स्कॉलियोसिस है, सो इस तरफ के जो मसल्स होते हैं, जो कॉन्वेक्स साइड के जो मसल होते हैं ये वीक होते हैं। सो
इन्हें हम लोग स्ट्रेंथन करना चाहिए। और जो कॉन्केव साइड के मसल होते हैं ये टाइट हो जाते हैं, इसे हमें स्ट्रेच, बिकॉज ये टाइट हो गए हैं इन्हें हमें स्ट्रेच करना है, और जो वीक हो गए हैं उन्हें स्ट्रेंथन करना है। नेक्स्ट इज इन्वेस्टिगेशन। एक्सरे पर आपको स्पाइन दिखाई देगा। सिवेरिटी ऑफ द कर्व इज मेजर्ड बाय द कॉप्स एंगल। सो ये कॉप्स एंगल क्या होता है? अफेक्टेड स्पाइन में इस तरह से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। जो अपर बॉर्डर ऑफ द वर्टिब्रे है वहाँ से ये जो अफेक्टेड स्पाइन है, मतलब जहाँ से कर्व शुरू हो रहा है वहाँ से इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है। और नीचे की वर्टिब्रा है जो लोअर बॉर्डर ऑफ द वर्टिब्रा है वहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ करनी है, और दूसरी लाइन इस तरह से ड्रॉ करनी है। ड्रॉ करने के बाद ये जो परपेंडिकुलर ऐसे फॉर्म, मतलब जो परपेंडिकुलर होता है इस तरह से, ये यहाँ पर इस तरह से एंगल मेजर करना है। यहाँ से एक इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, यहाँ से दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, और इस एंगल को जो, और ये जब लाइन कॉन्साइड होती है ये एंगल को मेजर करना चाहिए। इसे हम लोग कॉप्स एंगल कहते हैं। कॉप्स एंगल लाइन इज ड्रॉन इन द रेडियोग्राफ एक्सटेंडिंग अलोंग द अपर बॉर्डर ऑफ द uppermost vertebra of the deformity, and another line is drawn extending along the lower border of the lowermost deformity of the vertebra of the deformity, and the perpendicular line are drawn from above the two lines, and the angle subextended by the perpendicular is called as Cobb's angle. Next is MRI. अगर किसी केस में डिटेल इवोल्यूशन की ज़रूरत होती है, जैसे कि न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट या स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन के लिए, तो MRI भी कर सकते हैं। एक स्पेशल टेस्ट परफॉर्म किया जाता है स्कोलियोसिस में, जिसे हम लोग एडम्स फॉरवर्ड बेंडिंग टेस्ट कहते हैं। इस टेस्ट में पेशेंट को खड़ा होकर आगे की तरफ झुकना पड़ता है, जिससे स्पाइन का कर्वेचर और डिफॉर्मिटी क्लियरली दिखाई देती है। इस पोजीशन में अगर किसी की स्पाइन में कर्वेचर है यानी स्कोलियोसिस है, तो उस तरफ की रिब्स और बैक में विजिबल डिफॉर्मिटी या बेंड दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिफॉर्मिटी दिखाई दे रही है फॉरवर्ड बेंडिंग करते वक्त। ये हमारा नॉर्मल स्पाइन है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफॉर्मिटी फ्रॉम स्कोलियोसिस। जब फॉरवर्ड बेंड करते हैं तब इस तरह की डिफॉर्मिटी हो जाती है, और ऐसे कर्व भी से दिखाई पड़ता है। अगर फॉरवर्ड बेंडिंग करते वक्त ये डिफॉर्मिटी करेक्ट हो जाए तो इसे हम लोग फंक्शनल स्कोलियोसिस कहते हैं, विच इज़ नॉट बिकॉज ऑफ सम स्ट्रक्चर, नॉन स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट। मिल्वेकी ब्रेस एक रिजिड टाइप का ब्रेस होता है जो स्पाइन को सपोर्ट करता है और उसकी कर्वेचर को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। ये ब्रेस स्पाइन को करेक्ट पोजीशन में होल्ड करता है और कर्व को फर्दर बढ़ने से रोकता है। नेक्स्ट वन इज बॉस्टन ब्रेस, विच इज़ कॉस्मेटिकली मोर एक्सेप्टेबल। इस ब्रेस का फंक्शन भी सेम है, पर ये कॉस्मेटिकली मोर एक्सेप्टेबल होती है। नेक्स्ट वन इज सर्जिकल मेथड। Fusion of the spine in congenital scoliosis. Simple fusion is sufficient. अगर स्कोलियोसिस का कर्वेचर बहुत ज़्यादा है जो ब्रेस से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो सर्जिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसमें स्पाइन का फ्यूजन किया जाता है। इस तरह से जो स्पाइन होता है इसका फ्यूजन किया जाता है, जिससे अफेक्टेड वर्टिब्रा को एक साथ जॉइन किया जाता है। इन स्पाइनल फ्यूजन अफेक्टेड वर्टिब्रा को इस तरह से जॉइन किया जाता है। इन कंजेनाइटल स्कोलियोसिस में सिंपल फ्यूजन प्रोसीजर सफिशेंट हो सकता है, जहां अफेक्टेड वर्टिब्रा को जॉइन किया जाता है। इडियोपैथिक स्कोलियोसिस में इनिशियली स्पाइन को स्ट्रेचिंग करके कर्वेचर को थोड़ा करेक्ट किया जा सकता है, फिर स्पाइन को फ्यूज किया जाता है।